दोस्तों, आज की हमारी कहानी समाज की एक ऐसी सच्चाई को बयान करती है जिसे सुन के आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी हमारे समाज के हर दूसरे घर में देखने को मिल जाएगी, लेकिन कोई भी इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, या हम ये कहें कि उठाना ही नहीं चाहता है। हमारे देश में छोटी छोटी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन आज तक समाज के इतने गंभीर विषय पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। दोस्तों, ये बात आज से 14 साल पुरानी है। बेंगलुरु में एक पति पत्नी रहा करते थे। इनका जीवन बड़ी हंसी खुशी के साथ बीत रहा था। दोनों ही पति पत्नी काफी पढ़े लिखे थे और अच्छी जॉब में थे। पति इन्फोसिस, जो कि एक नामी कंपनी है, उसमें अच्छे पद पर था, और पत्नी दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर थी। पैसे कौड़ी की कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ एकदम सही और ठीक चल रहा था। इनकी शादी 2007 में हुई थी और शादी को पूरे 3 साल बीत चुके थे। अब साल चल रहा था 2010 और तारीख थी 10 अगस्त। 10 अगस्त की सुबह सुबह लगभग 7:30 बजे बेंगलुरु के एक इलाके में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है होली माऊ पुलिस स्टेशन। वहां पर एक फोन आता है कि यहाँ पास के एक फ्लैट में कत्ल हो गया है। ये सुन के पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि वो एक पॉश एरिया था और वहाँ उस एरिया में ऐसी घटना कभी नहीं होती थी। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है, और जैसे ही वह फ्लैट के अंदर पहुंचती है, वहां का मंजर देख के चौंक जाती है। फ्लैट के अंदर एक महिला कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ कुर्सी के हैंडल के साथ बंधे हुए थे और उसके गले को तेज चाकू से काटा गया था। पुलिस पूरे घर का अच्छे से मुआयना करने के बाद मौका पंचनामा बनाती है और अपनी पूछताछ को आगे बढ़ाती है। चूंकि उस घर में केवल 2 ही लोग रहते थे, एक सतीश और दूसरी उसकी पत्नी। कत्ल प्रियंका का हुआ था। पुलिस सबसे पहले सतीश से ही पूछताछ करती है। सतीश की हालत बहुत खराब थी, रो रो कर उसका बुरा हाल था। केवल 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। खैर, वो अपने बयान में पुलिस को बताता है कि वो हर रोज सुबह 5:30 पर जॉगिंग के लिए जाया करता था। पुलिस उससे पूछती है कि तुम अकेले ही क्यों जाया करते थे, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाया करती थी। उस पे वो बताता है कि प्रियंका एक स्कूल टीचर थी और सुबह 7:30 बजे उसे स्कूल जाना होता था, इसलिए वो अकेले ही जॉगिंग पर जाया करता था। आगे वो पुलिस को बताता है कि 10 अगस्त की सुबह जब वो जॉगिंग पर था, तभी उसके मोबाइल पर उसकी वाइफ का फोन आया और वो उससे बताती है कि 2 लोग घर पर आए हुए हैं और वो उससे पेपर की रद्दी मांग रहे हैं। मैंने उनको मना किया, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि सुबह सुबह का टाइम है, मना मत कीजिए। सतीश उससे कहता है कि ठीक है, मैं अभी वहां आता हूँ, तुम दरवाजा मत खोलना। वो दोबारा उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए, मेरे आने तक दरवाजा मत खोलना, क्योंकि सतीश को भी ये बड़ा अजीब लगा कि सुबह सुबह 6 बजे कौन रद्दी वाला आ सकता है। सतीश के मुताबिक वो ठीक 45 मिनट बाद घर पहुंचा। घर पहुंच के उसने काफी देर तक दरवाजा बजाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने प्रियंका को कई फोन किए, लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। सतीश की आवाज सुन के पड़ोसी भी वहां आ चुके थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इस घर की दरअसल 2 चाबी थी। एक चाबी सतीश अपने पास रखता था, क्योंकि उसे कई बार रात में घर आने में देरी हो जाया करती थी, इसलिए वो एक चाबी अपने ऑफिस की ड्रॉर में रखता था। वह पुलिस को बताता है कि जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो वह अपने ऑफिस की तरफ भागा, क्योंकि उसका ऑफिस उसके घर के नजदीक था और इसीलिए उसने यहाँ घर लिया था। और जब वह चाबी लेकर आया और दरवाजा खोला तो उसकी रूह कांप गई। अंदर उसकी बीवी की लाश थी, जो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था। ये सब देखने के बाद सतीश ने सबसे पहले पुलिस को फोन लगाया। सतीश के साथ वहां रहने वाले आसपास के लोगों ने भी सतीश के अनुसार ही बयान दिया था। पूरा बयान दर्ज करने के बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आगे की कार्यवाही शुरू करती है। लेकिन पूरा 1 हफ्ता बीतने के बाद भी कोई नतीजा अब तक नहीं निकल पाया था। पुलिस आसपास सभी से पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने भी वहां किसी को नहीं देखा था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहां सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, जिससे पुलिस को कुछ मदद मिल सके। पुलिस के हाथ एकदम खाली थे, ना तो उन्हें कातिल का कोई सुराग मिल रहा था
ना ही कत्ल करने की कोई वजह सामने आ रही थी। दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जिसका कत्ल हुआ था वो एक रेपुटेड स्कूल में टीचर थी। दूसरी तरफ सतीश इंफोसिस जैसी कंपनी का एक बड़ा अधिकारी था, तो लोगों का सपोर्ट भी उसे मिल रहा था। साथ ही लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था कि बेंगलुरु जैसे हाईटेक शहर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इधर सतीश रोज पुलिस स्टेशन जाके पूछताछ करता, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इन सबसे तंग आके सतीश पुलिस स्टेशन के सामने ही धरने पर बैठ जाता है। वो जैसे ही धरने पर बैठता है, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है कि एक दुखी पति अपनी पत्नी को इंसाफ दिलवाने के लिए धरने पर बैठा। ये खबर लोगों के माध्यम से जैसे ही मीडिया में जाती है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनी का अधिकारी पत्नी को इंसाफ दिलवाने के लिए धरने पर बैठा है। इसमें पुलिस की बड़ी फजीहत होती है और पुलिस परेशान हो जाती है। पुलिस लगातार सतीश को समझाती रही कि आप ऐसा ना करें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सतीश तस से मस ना हुआ। लगातार 3 दिनों तक वो पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठा रहा। पुलिस उसे मनाती रही, लेकिन वो वहां से नहीं हिला। चौथे दिन पुलिस फिर आती है और सतीश से कहती है कि तुम अपना धरना खत्म कर दो और अपने घर जाओ, हम कातिल को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सतीश नहीं माना। उसने कहा, आप पहले कातिल को पकड़ो, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। थोड़ी देर तक पुलिस ने इंतजार किया। फिर पुलिस ने सतीश के हाथ पकड़े और उससे कहा, तुम एक काम करो, थाने के अंदर आके बैठो, और उसे अंदर ले आई। पुलिस की इस हरकत से सतीश घबरा गया। पुलिस ने कहा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम थाने के अंदर ही ठीक हो। सतीश ने गुस्से में आकर कहा कि ये क्या मजाक है। पुलिस ने कहा, ये मजाक नहीं है, तुम 3 दिनों से थाने के बाहर बैठकर धरना दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है? दरअसल हम चाहते थे कि तुम थाने के बाहर बैठे रहो, ताकि हम तुम्हारी पूरी कुंडली खंगाल सके। आगे पुलिस उसे बताती है कि तफ्तीश की शुरुआत से ही हमें तुम पे शक था। कई ऐसी चीजें थी जो सीधे तुम्हारी तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन कुछ कड़ियों को जोड़ने में हमें 4 दिन का वक्त लग गया, और तुम यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर तमाशा करते रहे और हम पे उंगलियां उठाते रहे। अब सारी कहानी हमारे सामने है और सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ चुकी है, और अब तुम इस बात को स्वीकार करो कि तुम ही प्रियंका के कातिल हो। सतीश पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने संभलते हुए कहा कि आप क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। अगर मैंने प्रियंका का कत्ल किया होता तो मैं यहाँ धरने पर क्यों बैठता और क्यों आपके ऊपर प्रेशर बनाता कि आप कातिल को पकड़ो। मैं तो अपने घर पर आराम से बैठता। इसके बाद पुलिस ने उसे बड़े गौर से देखा और एक एक करके उसे सारी कमजोर कड़ियों के बारे में बताना शुरू किया, और जब पूरी कहानी उसके सामने रखी तो सतीश ने अपना सर झुका लिया, क्योंकि वो खुद एक समझदार और पढ़ा लिखा आदमी था और वो जानता था कि इन सबूतों से इनकार नहीं किया जा सकता है, और वो अंत में अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस ने इस केस में बड़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इस केस को सुलझाया था। ये एक ऐसा केस था जो सबके लिए एक मिसाल साबित हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको प्रियंका के कत्ल की पूरी कहानी बताते हैं। 10 अगस्त की सुबह जब पुलिस के पास फोन आता है कि पास के एक फ्लैट में कत्ल हो गया है, और जब पुलिस वहां पहुंचती है उस वक्त उस फ्लैट में केवल 2 ही लोग थे। एक प्रियंका जिसका कत्ल हो गया था, और दूसरा सतीश जो वहीं बैठकर रो रहा था। सतीश ने पुलिस को अपने पहले बयान में यही कहा था कि वह सुबह जॉगिंग पर था। उस वक्त उसकी बीवी का फोन आया था और उसने कहा था 2 लोग आए हैं जो पेपर की रद्दी मांग रहे हैं, और उसने दरवाजा खोलने से मना किया था। लेकिन इस बयान में शक करने जैसी कोई चीज नहीं थी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इस बयान में शक करने की बहुत सारी बातें थी। पहली, जब पुलिस ने सतीश की कॉल डिटेल निकाली तो उन्होंने पाया कि सतीश झूठ नहीं बोल रहा है। उसकी पत्नी ने उसे फोन लगाया था, लेकिन वो जो टाइम बता रहा है वो गलत बता रहा है। उसने टाइम आधे घंटे आगे का बताया, जबकि कॉल पहले का था। दूसरी बात ये कि सतीश जहां जॉगिंग के लिए जाया करता था वो घर से बिल्कुल नजदीक थी। अगर वो आराम आराम से भी आता तो उसे केवल 5 मिनट लगते, लेकिन वो घर आता है पूरे 45 मिनट बाद। शक की पहली सुई सतीश की तरफ यहीं से घूमती है। सतीश ने अपने दूसरे बयान में पुलिस को बताया कि वो जब घर पहुंचा
तो दरवाजा बाहर से बंद था। उसने काफी देर तक डोरबेल बजाई, अपनी पत्नी को कई बार फोन लगाए और आखिर में वो अपने ऑफिस गया और चाबी लाया और दरवाजे को खोला, क्योंकि उसका घर ऑफिस के बिल्कुल नजदीक था। सतीश के इस बयान में भी शक करने की कोई वजह नहीं थी और जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उन्हें यह पता चला कि सतीश सच बोल रहा था। वो अपने ऑफिस गया था और वहां से चाबी भी लेकर आया था। लेकिन यहाँ भी शक की एक वजह थी। दोस्तों, आमतौर पर आपने देखा होगा, जब भी कोई सुबह जॉगिंग के लिए निकलता है तो वो अपना मोबाइल साथ में ले आना नहीं भूलता है और साथ में कई बार वो पर्स को भी अपने साथ में रख लेता है, क्योंकि कई बार उसे किसी चीज को खरीदने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन कोई भी शख्स जो जॉगिंग पर जाता है वो अपने ऑफिस का आईडी कार्ड लेकर जॉगिंग पर नहीं जाएगा। ये बिल्कुल तय बात है। ये शक इसलिए आया क्योंकि आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में हर ऑफिस में पंचिंग सिस्टम लगा होता है, जिसे पंच करने के बाद ही आप अपने ऑफिस या केबिन में इंटर हो सकते हैं। और फिर सतीश तो इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में काम करता था, जहां हर जगह पंचिंग कार्ड का इस्तेमाल होता है। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए पुलिस उसके ऑफिस जाती है और वहां पता करती है तो उन्हें पता लगता है कि सतीश के ऑफिस तक जाने के लिए उसे कम से कम 4 बार अपने कार्ड को स्वैप करना होता है। फिर पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा देखती है तो उसे पता चलता है कि सतीश वहां आया था, लेकिन वो अपने केबिन में नहीं गया था। तो फिर चाबी उसके पास से कहां आई? यहाँ पुलिस का शक सतीश पर और बढ़ जाता है। इसके बाद पुलिस सतीश की कुंडली को और खंगालती है तो पता चलता है कि सुबह इसकी बीवी ने इसे कॉल किया था, जो सतीश ने अपने बयान में कहा था। पुलिस ने जब उसकी बीवी की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि जहां से उसकी बीवी ने कॉल किया था और जहां से सतीश ने कॉल रिसीव किया था, उन दोनों जगहों की लोकेशन सेम थी। इसका मतलब साफ था कि सतीश ने पहले अपनी बीवी का कत्ल किया और फिर उसके फोन से अपने फोन पर कॉल किया और कॉल को रिसीव करने के बाद कम से कम 50 सेकंड के लिए फोन को चालू रहने दिया, जिससे ये लगे कि फोन पर बात हुई हो। पुलिस ने जब सतीश से पूछा तो उसने इस बात को कबूल किया। अब कातिल पुलिस की गिरफ्त में था। बस अब एक चीज जानना बाकी थी, वो ये कि इसने कत्ल किया क्यों और कत्ल करने का यही तरीका इसने क्यों अपनाया, और जब इसने अपनी बीवी का कत्ल किया तो उसने इसका विरोध क्यों नहीं किया। क्या उसने खुशी खुशी सतीश को अपना कत्ल करने दिया था? ये सवाल पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। इस पूरी कहानी से पर्दा खुद सतीश ने उठाया और जब उसने पूरी कहानी पुलिस को बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। सतीश के कातिल होने के बाद भी पुलिस को उस पर तरस आ रहा था। सतीश ने बताया 2007 में उसकी शादी हुई थी। सतीश बेंगलुरु का रहने वाला था और उसकी बीवी यूपी की थी। शादी के लिए लड़की को पसंद उसके माता पिता ने किया था और सतीश भी शादी के लिए तैयार था और प्रियंका भी। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हुई थी। असली कहानी शुरू होती है शादी के बाद। सतीश ने बताया कि वो अपने गले में एक लॉकेट पहना करता था जिसमें उसके माता पिता की तस्वीर थी। जब उसकी बीवी ने उसे देखा तो उसने कहा कि ये तस्वीर हटा दो और यहाँ केवल मेरी तस्वीर रखो। ये पहली घटना थी। उसके कुछ समय बाद प्रियंका कहती है कि मुझे अलग रहना है, तुम कहीं और घर ले लो, लेकिन सतीश जाना नहीं चाहता था। बाद में उसके माता पिता के कहने पर ही वो अलग घर ले लेता है। उसके बाद भी जब वो अपने माता पिता से मिलने जाता था तो प्रियंका उसके लिए उसे मना करती थी। इस बात को लेकर उनमें काफी झगड़े होते थे। दूसरी तरफ प्रियंका रोज अपने घर पर बात किया करती थी। ये देख के सतीश को बड़ा गिल्ट होता था। वो सोचता था कि इसके रिश्ते तो अपने माँ बाप के साथ वैसे ही हैं, लेकिन इसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को इस बुढ़ापे में छोड़ दिया। इस बात का अफसोस उसे हमेशा होता था। इसके बाद भी वह प्रियंका के साथ रह रहा था, लेकिन इसके बाद जुलाई 2010 में सतीश ने एक जमीन खरीदी जिसपे वो अपने लिए घर बनाना चाहता था। जमीन लेने के बाद जमीन के भूमि पूजन की बारी आई। सभी लोग उसमें शामिल हुए। प्रियंका के माता पिता भी यूपी से आए। सतीश अपने कामों में व्यस्त था। तभी उसके माता पिता भी वहां पहुंचते हैं। जैसे ही प्रियंका उन्हें देखती है वो तुरंत उनके पास आती है और कहती है कि ये जमीन हमने हमारे पैसों से खरीदी है और आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। बहू के मुंह से यह कड़वे शब्द सुन के वो वहां से वापस लौट जाते हैं। प्रियंका को लगा कि ये बात सतीश को पता नहीं चलेगी, लेकिन ये बात उसे पता लग जाती है
कि मेरी बीवी ने मेरे माता पिता के साथ में ऐसा किया। जिस दिन सतीश को ये बात पता चलती है वो उसी दिन ये तय कर लेता है कि वो प्रियंका से बदला लेगा और उसे मार देगा। इसी के बाद उसने ये प्लानिंग की और प्लानिंग ऐसी की कि वो एक लूटपाट का केस लगे, न कि हत्या का। भूमि पूजन के बाद वो एकदम नॉर्मल रहा, जैसे कि उसे कुछ पता नहीं हो। इधर प्रियंका भी बड़ी खुश थी कि उसके पति को कोई बात नहीं मालूम पड़ी। लगभग एक हफ्ते के बाद सतीश प्रियंका के लिए एक बड़ी सी पेंटिंग लेकर आता है। रात में ही वो उस पेंटिंग को दीवार पर लगा देता है और सुबह प्रियंका को उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया हूँ। और वो प्रियंका की आंखों पर पट्टी बांध देता है। उसे कमरे में लेके आता है जहाँ उसने पेंटिंग लगा रखी थी। वहां लाकर वह उसे ठीक उस पेंटिंग के सामने एक कुर्सी पर बैठा देता है और कहता है, जब मैं कहूँ तभी आंखें खोलना। प्रियंका बड़ी एक्साइटेड थी। ठीक थोड़ी देर बाद सतीश उससे आंखें खोलने को कहता है और जब प्रियंका अपनी आंखें खोलती है तो खुशी के मारे उछल पड़ती है। सामने दीवार पर उसी की एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी। वो बहुत खुश होती है और ये बात अपने माता पिता को भी बताती है। साथ ही उसे इस बात पर भी यकीन हो गया था कि सतीश को भूमि पूजन वाली बात का पता नहीं चला, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सब उसी के मर्डर की रिहर्सल चल रही है। इसके बाद सतीश कहता है, तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा एक सरप्राइज है, वो मैं तुम्हें 10 तारीख को दूंगा। प्रियंका एक और सरप्राइज का नाम सुन के और खुश हो जाती है और 10 अगस्त का वेट करने लगती है। 10 अगस्त की सुबह 5:30 बजे सतीश जॉगिंग के लिए उठता है और पहले प्रियंका को उठाता है और कहता है, चलो आज तुम्हारा सरप्राइज डे है। प्रियंका बड़ी खुशी से उठती है। सतीश सीधे उसे उसी कमरे में लेकर आता है जहां पेंटिंग लगी हुई थी और उसे ठीक पेंटिंग के सामने लाकर कुर्सी पर बैठा देता है और फिर कहता है कि तुम कहीं छू कर पता तो नहीं कर लोगी गिफ्ट क्या है। प्रियंका कहती है, मुझे पता है, तुम मेरे लिए हीरे का हार लाए हो। सतीश कहता है, जो भी हो, लेकिन तुम चीटिंग करोगी। प्रियंका मना करती है, लेकिन सतीश नहीं मानता है। फिर प्रियंका कहती है, ठीक है, तुम मेरे दोनों हाथ बांध दो। बस यही सतीश चाहता था। वो तुरंत उसके दोनों हाथ कुर्सी के हैंडल से बांध देता है, लेकिन अभी भी उसकी आंखें खुली हुई थी। सतीश कहता है, मैं तुम्हारी आंखें भी बंद करूंगा। प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है। सतीश उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने एक हफ्ते पहले रिहर्सल की थी। अब एक रस्सी का फंदा सतीश के हाथ में होता है। वो उसे धीरे धीरे उसके गले में डालता है। तभी प्रियंका कहती है, देखो मुझे पता था कि तुम मेरे लिए हार लाए हो। लेकिन इसके बाद वो और कुछ कहती, इससे पहले ही वो हार, जो रस्सी का फंदा था, धीरे धीरे अपना शिकंजा कसता है और प्रियंका दम तोड़ देती है। लेकिन सतीश को अभी यकीन नहीं हुआ था कि उसने दम तोड़ दिया है। उसे लगा कि वो बस बेहोश हुई है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वो एक तेज धार चाकू लेकर आता है और उसका गला काट देता है और फिर उसे यकीन हो जाता है कि प्रियंका अब मर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको क्या लगता है, सतीश ने क्या सही किया? क्या उसे ऐसा कदम उठाना चाहिए था? और सतीश के ऐसे कदम उठाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ अगली कहानी में।